हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं स्टीम जैकेटेड केटल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो डेफिनेटली आपको जो हमारा इवेपोरेशन टॉपिक है तो उसके ऊपर आपको दो क्वेश्चन वहां पर मिल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। ऑलरेडी हमने इवेपोरेशन टॉपिक के अंदर उसका इंट्रोडक्शन, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट होते हैं, उसके एप्लीकेशन और उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो के अंदर देख लिया है। उसी के साथ हमने जो हमारा साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन, ये जो दो टॉपिक है तो वहां पर हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है। अभी थर्ड टॉपिक है हमारा इवेपोरेशन। हाफ टॉपिक यहाँ पर कवर हो गया है। अब हमें सिर्फ इसके इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर हमें पढ़ना है। इक्विपमेंट के बारे में पढ़ने के बाद हमारा टॉपिक ये भी खत्म हो जाएगा। जल्दी से जल्दी हम इस सब्जेक्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि हम अगला सब्जेक्ट वहां पर पढ़ सके। ठीक है, तो हमें इस इवापोरेशन के अंदर टोटल 5 इक्विपमेंट के बारे में बात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, अच्छे तरीके से यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या करनी है। आपको यहाँ पर सिर्फ 6 पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, हर इक्विपमेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट वहां पर आपको याद रखना है उसका प्रिंसिपल, बाद में आता है उसका कंस्ट्रक्शन, बाद में आता है थर्ड पॉइंट इसका वर्किंग, और फोर्थ पॉइंट आता है इसका मेरिट्स। 5 पॉइंट्स आते हैं उसका डीमेरिट्स यानी कि डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में आते हैं उसके यूसेज के बारे में। ये 6 पॉइंट आपको याद रखना है। आप इस 6 पॉइंट के बेसिस पे वहां पर स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं और आपको ज्यादातर चीजें वहां पर याद हो सकती है। तो चलो हमारे टॉपिक के ऊपर आते हैं, स्टीम जैकेटेड केटल के बारे में। ये जो स्टीम जैकेटेड केटल है फ्रेंड्स, ये वेरी लार्ज होता है और उसका ये 2/3 जो पोर्शन होता है केटल से वहां पर वो पूरी तरीके से शील्ड होता है और ये मेटल का बना हुआ होता है। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल देख लीजिए। प्रिंसिपल क्या कहता है? The evaporating pan or jacketed kettle containing the aqueous extract is subjected to the steam which provide the heat to the pan. ओके, स्टीम जैकेटेड केटल क्या होता है फ्रेंड्स? इसके अंदर अगर हम कोई एक्वियस सॉल्यूशन वहां पर ऐड करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए और हम उसको स्टीम यानी कि उसको हीट दे देंगे, हीट देने के बाद क्या होगा? दिस हीट गेट्स ट्रांसफर टू द एक्वियस एक्सट्रैक्ट बाय कंडक्शन एंड कॉन्वेंशन। तो कंडक्शन एंड कॉन्वेंशन आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसके अंदर पूरी तरीके से कवर कर लिया है। इसका डिफरेंस भी हमने देखा था। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा तो वहां पर पूरी डिटेल में हमने आपको पढ़ाया, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हो, एज अ रिजल्ट एक्सट्रैक्ट टेम्परेचर राइजेस एंड द टेंडेंसी ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू द वेपर इंक्रीजेस। तो इसको हम जैसे स्टीम दे देंगे या फिर हीट दे देंगे स्टीम जैकेटेड केटल को, जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन है, तो ऑटोमेटिकली हीट के बाद उसका बॉइलिंग, जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उस सॉल्यूशन का, वहां पे जाने के बाद वहां पर जो भी हमारा एक्वियस मटेरियल है उसका कन्वर्जन वहां पर वेपर के अंदर उसका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बस इसका प्रिंसिपल है। आप देख लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन। स्टीम जैकेटेड केटल इज अ हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेमिस्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। इनर पैन को हम क्या कहते हैं? केटल कहते हैं, उसको केटल कहते हैं, और जो आउटर पैन होता है उसको हम जैकेट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम स्टीम जैकेटेड केटल कहते हैं। ठीक है, जो आउटर पार्ट होता है उसको हम केटल कहते हैं और जो इनर पार्ट होता है उसको हम जैकेट कहते हैं। एक वेरी सिंपल मेथड है, कई बार इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है इसका। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इसके यूसेज के बारे में भी वहां पर दिया होगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। दिस टू पैन जॉइन टुगेदर इंक्लूज द एयर स्पेस इनटू व्हिच स्टीम इज अप्लाइड टू पास द एक्सट्रैक्ट प्लेस इन द केटल। ओके, तो ये दोनों पार्ट मिला के आउटर और इनर जो पार्ट मैंने आपको बताया केटल एंड जैकेट, ये दोनों पार्ट मिलकर वहां पर जो भी हमारा स्टीम जैकेटेड केटल है वो बना हुआ होता है। और जैसे हम इसको हीट दे देंगे तो जो भी हमारा मटेरियल है उसके अंदर हमने जो भी मटेरियल फीड किया है तो जो हमें उसका स्टीम करना है, मतलब उसको जो मटेरियल है वो वेपोराइज फॉर्म में वहां पर उसके वेपर वहां पर बन जाएंगे। फॉर द स्मॉल स्केल यूज द केटल इज मेड अप ऑफ द सिंगल मेटल शीट। तो हम इसको स्मॉल स्केल के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर द लार्ज स्केल यूज
द केटल इज मेड बाय द वेल्डिंग सेवरल मेटल शीट्स टुगेदर। तो अगर आपको इसके अंदर ज्यादा मटेरियल वहां पर वेपराइज करना है तो वो जो इक्विपमेंट है तो किसका बना हुआ होता है तो मेटल शीट का वहां पर बना हुआ होता है। when the large quantity are to be vaporized, समझ लीजिए आपको अगर लार्ज क्वांटिटी में वहां पर वेपराइज करना है आपके मटेरियल को तो डेफिनेटली आपका जो भी इक्विपमेंट है वो किसका बना हुआ होगा, मेटल का वहां पर बना हुआ होता है। द बेस्ट मेटल ऑफ द चॉइस फॉर दिस पर्पज इज कॉपर बिकॉज इट्स गुड कंडक्टिविटी। तो इसके लिए हम इसको बनाने के लिए किसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है तो कॉपर मटेरियल का यहाँ पर ज्यादातर उसका यूज किया जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टिविटी होता है, इसीलिए वहां पर हम कॉपर का ज्यादातर यूज करते हैं इस इक्विपमेंट को बनाने के लिए। यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो, सिंपल डायग्राम है स्टीम जैकेटेड केटल की। तो ये जो पैन टाइप स्ट्रक्चर होता है आप यहाँ पर देख रहे हो और इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पर हम फीड करेंगे, फिर बाद में इसको स्टीम दे देंगे। स्टीम देने के बाद यहाँ से वेंट जो हमारी एयर जो है तो यहाँ से आउट हो जाएगी और जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो हम यहाँ पर बॉटम से यहाँ पर हम कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में इसकी जानकारी होगी। अब इसका वर्किंग अब ये कैसे काम करता है इसके बारे में देख लेते हैं। द एक्वेशन द एक्वियस एक्सट्रैक्टेड टू बी इवेपोरेटेड इज प्लेस्ड इन द पैन। या जो भी हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जो भी हमारा मटेरियल है उसको वो एक्वियस सॉल्यूशन हम इसके अंदर पोर कर देंगे। पोर करने के बाद क्या होगा, एंड स्टीम इज इंट्रोड्यूस्ड टू द इनलेट। और यहाँ पर देख लीजिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ से हम जैसे स्टीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, स्टीम इसको दे देंगे तो क्या होगा, कंडेंसेशन ऑकर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द पैन एंड द कंडेंसेट एग्जिट थ्रू द आउटलेट। तो इसके अंदर कंडेंसेशन होगा फ्रेंड्स। कंडेंसेशन होने के बाद जो भी हमारी एयर है तो यहाँ से हमारी वेंट जो है तो यहाँ से आउट हो जाएगी, यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगी। स्टीम सप्लाई हीट टू द कंटेंट ऑफ द पैन। When the contents are the small quantity, they should be the manually stirred, while the large quantity a mechanical stirrer should be used। अगर समझ लीजिए आपका अगर मटेरियल यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में है तो वहां पर आप स्मॉल अमाउंट के लिए वहां पर आपको क्या करना है, मैन्युअली वहां पर आपको स्टीर करना है। ठीक है, मैन्युअली वहां पर आप स्टीर कर सकते हो। अगर लार्ज क्वांटिटी में आपका यहाँ पर मटेरियल है तो वहां पर आप मैकेनिकल शेकर का यूज कर सकते हो। एक मैकेनिकल शेकर जो होता है फ्रेंड्स एक इंडस्ट्री के अंदर इक्विपमेंट होता है, वो भी बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट होता है। वहां पर आपको आपका जो भी आरपीएम पे उसको शेक करना है तो उस आरपीएम पे सेट करके आप टाइमर वगैरह सेट करके वहां पर आप उस इक्विपमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। वो भी बहुत ही बढ़िया इक्विपमेंट है। अगर आपको कुछ भी वहां पर शेक करना है, कभी कभी आपके प्रोसीजर में दिया गया होता है कि आपको 120 आरपीएम में 30 मिनट्स के लिए आपको इसको मैकेनिकल शेकर में रखना है, आपके सॉल्यूशन को वहां पर रखना है। अगर आप वहां पर वो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं जाते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी मटेरियल होगा, जो भी आपकी टेस्ट होगी वहां पर फेल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। आपको हर एक स्टेप वहां पर फॉलो करना होता है, तभी जाके आपके जो भी मटेरियल है, जो भी आपका मटेरियल है या फिर सॉल्यूशन है वो अच्छी तरीके से वहां पर बन जाता है। इसलिए आपको इक्विपमेंट हैंडल करना आना चाहिए। अगर आप परफेक्टली कोई भी इक्विपमेंट वहां पर हैंडल करते हो तो डेफिनेटली आपका जो भी करियर होगा आपका इंडस्ट्री के अंदर वो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट आप देख सकते हो, अगर आपको ज्यादा मात्रा में वहां पर ज्यादा क्वांटिटी में वहां पर मटेरियल अगर आपको वहां पर इवापोरेट करना है तो आपको वहां पर मैकेनिकल स्टीरर का वहां पर आपको यूज करना चाहिए। Initially, evaporation occurs faster rate but gradually decrease when the liquids get concentrated। ठीक है, स्टार्टिंग में वहां पर इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे हमारा मटेरियल जो है उसका कॉन्सेंट्रेट होने के बाद वहां पर उसका इवापोरेशन वहां पर स्लोली वहां पर होता रहता है। तो ये इसका वर्किंग के बारे में हो गया। और जो भी कॉन्सेंट्रेटेड मटेरियल है यहाँ पर बॉटम साइड से हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये सिंपल इसका वर्किंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम यूसेज के बारे में पढ़ लेते हैं इसके। स्टीम जैकेटेड केटल इज यूज्ड कॉन्सेंट्रेटिंग एक्वियस एंड थर्मोस्टेबल लिक्विड्स। ओके, तो हम इस स्टीम जैकेटेड केटल का यूज क्यों करते हैं, जो भी हमारा एक्वियस सॉल्यूशन है उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम इसका यूज ज्यादातर करते हैं। जो भी हमारा लिक्विड मटेरियल है तो
उसके लिए हम इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, आप इसके मेरिट्स देख लीजिए। मेरिट्स के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज सुटेबल फॉर द स्मॉल स्केल। तो स्मॉल स्केल के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, एज वेल एज लार्ज स्केल के लिए भी हम इस इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। इट्स कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन इज सिंपल। हम इसको अच्छे से ऑपरेट भी कर सकते हैं, सिंपल तरीके से यहाँ पर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसका मेरिट्स है। थर्ड देख लीजिए, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लो। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द वेरियस मटेरियल्स लाइक द कॉपर, स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम। तो इसको बनाने के लिए कॉपर का भी यूज किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है। ये जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। स्टीम जैकेटेड केटल बनाने के लिए यहाँ पर कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, ये 3 वहां पर ऑप्शन दिया जाता है, और लास्ट में ऑल ऑफ द अबव भी दिया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जीपैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिफ्थ यहाँ पर इसका मेरिट्स देख लीजिए, कंटेंट कैन बी इजीली स्टीर। मैंने वर्किंग के अंदर पढ़ा है आपको कि अगर छोटी मात्रा में वहां पर आपको छोटे अमाउंट में वहां पर आपको किसी भी सॉल्यूशन को इवेपोरेट करना है, तो वहां पर आप मैन्युअली वहां पर स्टीर कर सकते हो। अगर लार्ज मात्रा में वहां पर आपको करना है तो वहां पर मैकेनिकल शेकर का आप यहां पर यूज कर सकते हो। इट अलाउ इजीली रिमूव ऑफ द प्रोडक्ट। यहाँ पर आप इजीली प्रोडक्ट को भी वहां पर रिमूव कर सकते हो। आप इसका डीमेरिट्स देख लीजिए, भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डीमेरिट्स के बारे में। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाता है, राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द जैकेटेड केटल। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देख लीजिए, its economy is less, thus per the material product cost is more. Next, it is not suitable for the thermolabile materials due to the long exposure time. ये थर्मोलेबल मटेरियल्स के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका जो इवेपोरेशन टाइम जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए हम उसके लिए उस मटेरियल के लिए यहाँ पर इस इक्विपमेंट का हम यूज नहीं कर सकता है, नहीं कर सकते। बाकी हम डिफरेंट इक्विपमेंट इसके लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर थर्ड पॉइंट देख लीजिए, इट्स हीटिंग एरिया डिक्रीज द प्रोडक्ट्स गेट मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इट इज ओपन टाइप इवेपोरेटर, therefore vapors passes into the atmosphere and saturates. It causes discomfort. It also slow down the evaporation rate. ठीक है, ये एक ओपन हमारा जो इक्विपमेंट होता है ओपन इक्विपमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होगा, जो भी वेपर्स होंगे वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और उसकी वजह से कुछ डिस्कंफर्टेबल आप वहां पर फील कर सकते हैं, क्योंकि जो भी वहां पर मटेरियल हैंडल कर रहा है, जो भी ये इक्विपमेंट हैंडल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो वहां पर डिस्कंफर्ट फीलिंग करेगा और उसकी वजह से हमारा जो भी इवेपोरेशन रेट भी है वहां पर स्लो डाउन हो जाएगा। It is an open type evaporator, thus reduce the pressure cannot be created in it. Due to this, boiling point of the water is not reduced. आई होप फ्रेंड आपको इस मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में आइडिया आ गई होगी डेफिनेटली। अगर आपको कुछ भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके ऊपर और एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब हम यहाँ पर सेकंड जो इवेपोरेटर यहाँ पर देखने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेपोरेटर है, लेकिन मुझे लगता है जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर रिव्यू किया है तो स्टीम जैकेटेड केटल एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो मुझे लगता है कि आप उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। हम देख लेंगे जो भी हमारे रिमेनिंग 4 इक्विपमेंट्स है उसके बारे में भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले। हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर, इसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतने। जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे पहले वीडियो को स्टार्टिंग में आपको बताया कि 6 पॉइंट के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, तो आप उस टाइप से वहां पर इसकी पढ़ाई करिएगा, ताकि आपको भी जब आप कोई इक्विपमेंट वहां पर याद करोगे तो उसके हिसाब से जाओगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर रिमेंबर होने के लिए ज्यादा वहां पर हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।